नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चित्रगुप्त। अभी कल परसों में मैंने एक वीडियो डाला था फेसबुक पे। ऐसे ही मन हुआ आप लोगों से बात कर लूं, खासतौर से इतिहास विषय के शोधार्थियों से कुछ बात मुझे कहनी थी। मैंने बताया था कि हम बुंदेलखंड पर रिसर्च करें तो कोशिश ये की जाए कि नए विषय हम ढूंढें, ताकि विषयों की पुनरावृत्ति ना हो और नए क्षेत्रों में शोध हो सके। तो कुछ मेरे साथियों ने या अन्य जो शोधार्थी जो मुझसे जुड़े हैं मेरे पेज पे या मेरे फेसबुक पे मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि टॉपिक कौन कौन से रखें और उन टॉपिक पे सामग्री किस प्रकार से हो, उसकी मदद कैसे हो पाएगी, कौन उनको इस चीज़ की मदद करेगा। तो इस संदर्भ में मैं आपको कुछ विषय बता रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों क्षेत्रों में जो बुंदेलखंड है, केवल राजनीतिक इतिहास जो बुंदेलखंड का है उसको हम 5-10 किताबों में ढूंढ करके उनको लिखें, उन्हें भाषा बदल के घुमा फिरा के लिख दें, औचित्यहीन वो शोध हमारा है। क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुका है, जो पहले से शोध हो चुका, उसी को हम घुमा फिरा के लिख दें, बहुत अधिक उपयोगी शोध नहीं हो सकता वो। तो विषय के लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। जिस शोधार्थी का जो उसका गांव हो, यदि वो बुंदेलखंड का निवासी है, उसका खुद का गांव उसके शोध के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं रखता है। कैसे? बुंदेलखंड का इतिहास और पुरातात्विक धरोहर यहाँ की, संभवतः शायद ही कोई गांव हो जो अपना ऐतिहासिक महत्व नहीं रखता। शायद ही ऐसा कोई गांव का इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो वरिष्ठ जन अभी जीवित हैं, बुजुर्ग जीवित हैं, उनके पास संरक्षित होता है। जरूर नहीं वो पांडुलिपियों के रूप में हो सकता है पांडुलिपियों के रूप में भी संकलित होता है, ऐसी बात नहीं है। मौखिक रूप से भी पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास हस्तांतरित होता है, श्रुति ज्ञान के रूप में, जनश्रुति के रूप में। अब ये ना कहने लगना साहब जनश्रुति को हम इतिहास कैसे माने। आप जनश्रुति को विषय के रूप में लीजिए, उसके ऊपर फिर हम शोध करते हैं। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बात हमारे सामने आ रही है, वही अगर कहानी कही जाती हो, जैसे समथिंग एक टीला आपके गांव में है और गांव के लोग यदि उसे कह रहे हैं कि ये कभी इस जमाने में कड़ी होती थी, धीरे धीरे ये टूट गई, गिर गई, और फलाना राजा होते थे, फलाना इसका ये इतिहास है, तो मेरे हिसाब से वहां आपको अब शोध करने की जरूरत है। वो कथन अक्षरशः सही तो नहीं हो सकता, 90% तो सही हो ही सकता है। यदि ऊंचा टीला है, आप वहां जाकर के देखें, आप जब इतिहास की दृष्टि से जाओगे तो वहां आपको अवशेष मिलेंगे, यदि गांव वाले कहते हैं। एक तो एक छोटा सी बात हो गई। दूसरा, अब पांडुलिपि गांव में यदि आपका इतिहास पर रिसर्च कर रहे हो, बुंदेलखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राचीन बुंदेलखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन बुंदेलखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधुनिक कालीन बुंदेलखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में अंग्रेजों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मराठा कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बुंदेला कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गुजर प्रतिहा कालीन, चंदेल कालीन। देखिए कितने विषय आपको प्राप्त हो गए इतना से छोटे टॉपिक लेकर के। अब अर्थव्यवस्था आप कह दिया, अब भाई अब कहां से ढूंढे?
तो जितने गांव में ये, जैसे आपने टॉपिक ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का, या 1900 से लेके 1960 तक का, या 1950 तक का, है ना, इतना ही तो लोग, ज़्यादा तो लेने का उचित नहीं होता है। 40 साल या 50 साल का आपने ले लिया, तब आपको क्या करना है, आपके गांव में परचूनी की दुकान जो होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, गांव में अगर कोई दुकान खुली हुई है, वो अपने पर्चे बनाता है, बहियां बनती हैं, वो कभी फेंकते नहीं है। तमाम जैनी लोग, वैश्य वर्ग के लोग, वो पर्चियां संभाल के रखी हैं, वो बहियों को संभाल के रखते हैं 100 साल 150 साल तक लगभग। तो हो गया आपका कलेक्शन, हो गया, इतिहास मिल गया आपको। सो उस जमाने की सारी चीज लिखी होगी, कितना किलो नमक हो गया, कितने रुपए किलो गुड़ हो गया, कितने रुपए किलो तेल हो गया, सरसों, ये सारा चीज उसमें होगी। उधारी लिखी होगी, कितना ब्याज चलता था, कितना क्या चलता, क्या कई बार होता था कि पैसे का नहीं लेन देन नहीं होता था गांव में, अनाज से लेन देन होता था, वो भी लिखा होगा, है ना। शुद्ध प्राथमिक स्रोत आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अर्थव्यवस्था हो गया। अब अपने गांव के पुरातात्विक महत्व के बारे में लिख लो। फला आपका जो गांव, जैसे सपोज है कोई भी आपका गांव, कोई भी गांव एक चुन लीजिए, ठीक है। उस रामनगर, एक गांव का नाम, भगवान राम के नाम पे नाम ले लो, रामनगर कोई गांव है, ठीक है। सबसे पहले पता करो गांव का नाम रामनगर क्यों पड़ा। क्या गांव में कोई राम जी का मंदिर है? क्या गांव में राम जी के नाम से कोई ऐसा पुरातात्विक सामग्री है? क्या ऐसा तो नहीं है कहीं राम जी के वनगमन मार्ग वाला गांव हो, है ना, या किसी राजा का नाम हो, रामचंद्र, है ना, या अन्य किसी व्यक्ति का नाम हो। आखिर राम नगर पड़ गया तो कैसे पड़ गया? ठीक है, ये आपके शुरुआती आपके शोध का विषय यही हो गया। आपका 2-4-10 पन्ने पेज आप इसमें आपसे लिखोगे, ठीक है, गांव के लोगों से पूछोगे, अन्य चीजों को कोशिश करोगे। अब उसके बाद, अब गांव के किनारे नदी है, बस बहुत ही अगला विषय फिर मिल गया आपको। क्या विषय मिला? बुंदेलखंड के गांव में इको टूरिज्म मिल गया। इको टूरिज्म मिल गया। अगर टूरिज्म के स्टूडेंट है, इतिहास के स्टूडेंट है, ग्रामीण पर्यटन की संभावना है ये बुंदेलखंड में, ये विषय आपको मिल गया। कोई अब सीधा सीधा अगर कोई गांव में गढ़ी है, बस इससे बड़ा तो विषय हो ही नहीं सकता। अब तो आपकी सारी मेहनत कम हो गई। गढ़ी के उसकी वंशावली बना लो, उनके सबके बारे में बता लो, गढ़ी किसने बनवाई, क्या क्या उपयोग हुआ, क्या क्या गढ़ी का स्थापत्य है, हो गया आपका थीसिस तैयार, है ना। कोई मंदिर है, पुरातात्विक मंदिर है, हो गया। उन बगल में जैसे झांसी हुआ, झांसी बगल में उन्नाव वाला जी गांव है, सूर्य मंदिर है, विषय मिल गया आपको। पीएचडी हो जाएगी सूर्य मंदिर में पूरी 300 पेज की, है ना। झांसी के लेके चलो आप, यदि आप बुंदेलखंड पे अगर केंद्रित होकर कर रहे हो, झांसी पे लेके चलो। क्या शहर छोड़ दो, भी मैं गांव की बात करूं, कस्बों पे आओ तो मोड़ पे कर लो, ढेर सारा तथ्य है। समथर पे हो जाएगा, पॉलिटिकल वहाँ इतिहास है, गुर्जर शासकों का राज रहा, उनके ऊपर हो जाएगा। बगल में लोहागढ़ है, उस पे हो जाएगा। एरच पे दर्जनों पीएचडी हो जाएंगी एंशिएंट हिस्ट्री पर, मिडिवल हिस्ट्री पे वहाँ हो जाएंगी, बहुत सारे अवशेष है मिडिवल हिस्ट्री पर। गुड़सराय पे पीएचडी हो जाएगी आपकी। मराठा कालीन वहाँ किला भी है, और उससे पहले का भी है किला। गढ़वई कितना बड़ा वहाँ क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, महिलाओं ने अंग्रेजों को मार भगाया था, उस पे मिल गया आपको विषय। चिड़गांव पे विषय बन गया, बड़ा गांव पे बन गया,
झांसी में रक्षा इतना क्षेत्र है, मऊ रानीपुर कितने स्थान हैं, जराय का मठ बना हुआ है, बड़ुआ सागर पे इतना बड़ा विषय आपको, किला है, ढेर सारा सब कुछ है वहाँ पे। तो झांसी ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में सागर हो, हमीरपुर हो, महोबा हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, जालौन हो, ललितपुर हो, छतरपुर, पन्ना, कहीं भी मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर यदि गांव के हैं, दूर भागने की जरूरत नहीं है पीएचडी का विषय लेने के लिए, आप अपने गांव के ऊपर ही पीएचडी कर लो, वो आपकी ऑथेंटिक पीएचडी होगी और सबसे नवीन विषय होगा, और गांव में 4 लोग आपको स्नेह भी देंगे, चलो गांव के बारे में इस बंदे ने, लड़के ने कुछ किया है, गांव का इतिहास खोज निकाला, गांव के बारे में लिखा है, तो आपको विषय मिले ना। अब आप जाओ यूनिवर्सिटी, जाओगे अपने गाइड से प्रार्थना करोगे, सर हमें विषय बता दीजिए, सर हमें विषय बता दीजिए, उनके पास बहुत प्रेशर होता है, आप अकेले नहीं हो, 10 बच्चे उनके पास है, पढ़ाना भी है, अब वो विषय आपको देंगे, है ना। फिर उनके विषय को लेकर दौड़ोगे, क्या इस यूनिवर्सिटी जाए, उस यूनिवर्सिटी जाए, यहाँ से फोटो कॉपी लो, नेट खोलो। सबसे पहले बच्चे तो नेट खोल देते आज, गूगल में, गूगल खोल, अरे गूगल में वही होगा जो अपने आप, भगवान तो है ना, कि अपने आप आ जाएगा, जो लोगों ने रिसर्च किया हुआ, जो डाला हुआ वो है, जो नहीं हुआ तो कहाँ से आ जाएगा। अपने गाँव का इतिहास डाल के देखो, मिल जाए गूगल पे, गाँव का डाल दो, हाँ गाँव के किसी बंदे ने डाला होगा, लिखा होगा तो आ जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं आएगा। तो आप अपने गांव का इतिहास ढूंढो, लिखो उस पे और डाल दो गूगल पे, तो कल के लोग आपके गांव के इतिहास को ढूंढेंगे तो कहेंगे हाँ यार, लोग जानेंगे उस गांव को, आपके गांव को, और जब गांव का नाम होगा तो आपका नाम भी होगा, गांव में इज्जत हो जाएगी, पहचान हो जाएगी कि भैया इस लड़के ने या इस छात्र छात्रा ने अपने गांव का नाम रोशन किया, उसके ऊपर शोध किया है ना। तो दूर नहीं जाना है, अपने आपके गाइड ने जो विषय बताया है वो बहुत विद्वान होते हैं, मैं बिल्कुल उनकी तारीफ ही करूंगा, लेकिन आपके पास स्वयं विषय है, कहीं दौड़ नहीं है, आपका गांव है, गांव को उठा लो, आप अपने कस्बे को उठा लो, आप अपने नगर के ऊपर कर लो। झांसी पर दर्जनों पीएचडी, सैकड़ों पीएचडी खाली झांसी नगर के ऊपर हो जाएंगे, सैकड़ों, 100 हो जाएंगे। इतने छोटे छोटे महल हैं, इतने मंदिर हैं, कितना लंबा चौड़ा इतिहास है, बुंदेलाओं से लेके चंदेलों का इतिहास झांसी से पे एक अलग पीएचडी हो जाएगी, बुंदेलों का झांसी में क्या प्रभाव रहा उसके एक अलग पीएचडी हो जाएगी, गोसाई सन्यासियों का क्या प्रभाव बुंदेलखंड पर रहा उस पर अलग पीएचडी हो जाएगी, फिर मराठों का अलग रहा, रानी झांसी से पहले जो मराठों का था वो अलग हो जाएगी, फिर रानी झांसी पर तो सैकड़ों हो गई, वही रहे होंगी पीएचडी कर रहे होंगे लोग, वो भी वही भी होंगी, ढेर सारी किताबें। उनके बाद वाला करो, यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन का करो, 1857 क्रांति के पे यहाँ का कर लो, झांसी का, खाली झांसी का, उसके बाद फिर यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन का कर लो, है ना। जालौन, मतलब हमें जितने जनपदों के नाम बताएं उन सभी जनपदों पे, उन शहरों पे, जनपद पे पूरा ये पीएचडी हो जाएगा, उनके गांव पे हो जाएगा, उनके कस्बों पे हो जाएगा, ढेर सारे विषय पूरे बुंदेलखंड में पड़े हुए, आपको कहीं जाना नहीं है, आपके गांव ही आपको पीएचडी करा देगा, जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ आप पढ़े हो, नहीं पढ़े गांव से आके शहर में पढ़े, लेकिन आपके पूर्वज वहाँ रहे हैं, अरे उसका नाम उठा दो, पीएचडी करो अपने गांव पे, विषय मिलेंगे आपको आपके गांव पे, अपने कस्बे पे और आपके नगर पे, जहाँ आप पैदा हुए, करो उस पे पीएचडी करो, कोई बाहर का करने नहीं आएगा, आपको अपने गांव पे पीएचडी बहुत सरल, आसानी से होने वाली, और दौड़ना कहीं और नहीं है, गांव में रह के ही आपको शोध करना है, कहीं गाड़ी से हो, दुनिया में ट्रेन लगा के अब दिल्ली जाओ, आर्काइव जाओ, वहाँ जाओ, फलानी यूनिवर्सिटी के खंगालो, गांव में रह के पीएचडी करो, इतना मटेरियल मिलेगा आपको। और अगर यदि आपको इतिहास ढूंढना है गांव का, मिलेगा, जितना दूसरे विषय पे मेहनत करोगे, गांव में कम से कम 25% भी मेहनत आपको पड़ेगी, यानी जहाँ 75% मेहनत आपकी सीधी बच जा रही है अपने गांव पे पीएचडी करने से, और धन का खर्चा भी नहीं होना है,
मेहनत भी होनी है और उसका नाम भी होना है कि हाँ पीएचडी आपने की है, अपने गांव पे की। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, बकाया तो जय राम जी की।